हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आए कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 फेज वन के एग्जाम में तो अभी 4 से 5 महीने का टाइम है, तो फिर मैं ये 90 डेज का स्टडी प्लान क्यों देखूं और इसे क्यों फॉलो करूं। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, पिछले 2-3 सालों से एक सबसे बड़ा टास्क जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, वो है फेज वन एग्जाम निकालना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो इसका डिफिकल्टी लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, और दूसरा क्वांट जैसे सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को सेक्शनल कट ऑफ निकालने में भी दिक्कत आ रही है, और लास्ट मोमेंट पे जाकर के जियो को प्रिपेयर करना तो और मुश्किल होता जा रहा है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए सो दैट आप टाइमली प्रिपेयर कर पाए, आपको पता चल पाए कि कौन से चैलेंजेस आएंगे और लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का सबसे बेस्ट वे क्या होगा। तो इस 90 डेज के स्टडी प्लान में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो शुरू करें, मैं आपको हमारे एक फ्री कोर्स के बारे में भी बताना चाहूंगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस फ्री कोर्स से आप हमारे पेड कोर्सेज का बहुत सारा स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हो, और दूसरा आपको जो भी मेंटरशिप चाहिए, इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी, सोर्सेज कैसे प्रिपेयर करें, वो भी सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। जस्ट एक क्लिक की देरी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस फ्री कोर्स को जरूर चेक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में आरबीआई ग्रेड बी फेज वन का 90 डेज का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये आपको क्यों देखना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे 90 डेज ही क्यों? क्योंकि आपको लगता होगा कि एग्जाम में 4 से 5 महीने का टाइम है, लेकिन 90 डेज में ही क्यों प्रिपेयर करें अभी? क्योंकि लास्ट में जाकर के बहुत सारा बर्डन आ जाता है, आपको रिवीजन करना होता है, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है, ठीक है। तो उस जो अनअवॉइडेबल बर्डन है उसको एक तरफ करने के लिए आपको ये प्लान जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम पूरा फेज वन डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए भी, ठीक है। तो मेरे साथ मेघना मैम और गुरकिरत सर भी हैं जो आपको वन बाय वन अपनी पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इन लास्ट ईयर की कट ऑफ्स पे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे टारगेट कितना रखना है, तो शायद फिर बिना टारगेट के हम गलत वे में, गलत डायरेक्शन में मेहनत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट वाली बात करूं 2024 की, तो जो ओवरऑल कट ऑफ है दैट वाज 67.25 फॉर द फेज वन एग्जाम। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात ये वाला है, ठीक है, कि आप देखोगे क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ 7.5 है, रीजनिंग की 15 है, और बहुत सारे बच्चे ठीक ठाक मेहनत करके भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब फेज टू की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फेज वन में इन कंपोनेंट की सेक्शनल कट ऑफ निकालने में ही फंस गए, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ बेसिक से ज्यादा नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा दुनिया इन दोनों में ही रुक गई, जिसकी वजह से ये मुश्किल हो गया। ऊपर से जीए की भी कम नहीं है दोस्तों, 20 मार्क्स है, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि ढंग से कैसे प्रिपेयर करें। तो एक तो अपना सेट कर लो टारगेट कि मुझे इतना स्कोर करना है, और सेक्शनल कट ऑफ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे किस कंपोनेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यही सबसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग वो हो रहा है टास्क। क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर का लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ऊपर से जो सेक्शनल टाइमिंग है 25 मिनट, उसमें कट ऑफ को निकालना बड़ा बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जानते हैं कि कैसे निकाली जा सकती है, 90 डेज का प्लान भी बताऊंगा, सब चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे कि इसमें अपना टारगेट स्कोर क्या रखें दोस्तों। देखो 7.5 अगर सेक्शनल कट ऑफ जा रही है, तो आपको अपना टारगेट स्कोर 10 के अराउंड रखना ही होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि पेपर में कई बार छोटी मोटी गलती हो जाती है, एक आध क्वेश्चन जाने अनजाने में गलत टिक हो गया, बाद में परेशानी आए, तो कम से कम 10 स्कोर अगर आएगा तो तब जाकर के आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी। तो घर पे जब आप मॉक टेस्ट दें तो उनमें मिनिमम इतना स्कोर आना जरूरी है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 नहीं बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर इतना लेंदी है ना, उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता 25 मिनट में, तो आप इतना स्कोर कैसे कर लोगे। बट 10 से अबव 2 डिजिट में जितना स्कोर हो दैट इज गुड। नाउ ये ईयर वाइज सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। यहां पे पेपर का लेवल इतना ही था। अगर मैं इन तीनों सालों की बात करूं तो पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहां पे जो सेक्शनल कट ऑफ है वो सिर्फ 4.5 है, और यहां पे 7.5 होगी। एक रीजन तो हो सकता है कि वैकेंसीज कम थी, बट दूसरा ये भी है कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है और बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना।
आप नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बारी आती है कि कौन से 5 चीजें हैं जो अगर आपको क्वांट को आराम से निकालना है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उनमें जो सबसे पहली चीज है दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इसलिए जरूरी है, एक तो आप चेक कर पाओगे कि लेवल क्या है, ठीक है, कि पेपर का लेवल क्या है। कहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे पढ़ के तो नहीं जा रहा, वहां जाके पता चला यार पेपर तो कैलकुलेटिव भी है और मुश्किल भी है और मुझसे तो वो क्वेश्चन 2 भी सोल्व नहीं हुए। तो इसीलिए पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखो। जब आप ये देखोगे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड तो आपको ये भी पता चलेगा कि यार कि सारे टॉपिक नहीं टारगेट करने हैं, कुछ एक लिमिटेड टॉपिक टारगेट करने हैं, ठीक है। और वो लिमिटेड टॉपिक क्या होंगे अभी बताऊंगा आपको, बट ये तभी निकलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो आप एनालिसिस करिए, लिमिटेड टॉपिक टारगेट करिए और उसके बाद स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक एंड फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो वो नए ट्रेंड के सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। बड़े न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक चीजों से हटके सवाल आ रहे हैं, तो वो नहीं बनेंगे अगर आप कंसेप्चुअली मजबूत नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैथ रीजनिंग में तो ट्रिक्स बहुत जरूरी है। दोस्तों ट्रिक्स जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक्स काम नहीं आएंगी आपकी। वो ट्रिक्स से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ रहा है, कंसेप्ट पे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। और एक प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए ताकि आप पेशेंस के साथ चीजों को समय दे करके आपको पता भी हो कि किस टॉपिक को कितना टाइम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है और बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल ही नहीं है। बट करेंगे कैसे, पहले आप हमें बता तो दो ना सर कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, फिर ही करेंगे ना। चलो देखो, सबसे पहले ये आपका सिलेबस है। सिलेबस कोई आरबीआई की नोटिफिकेशन में दिया नहीं होता है ना। कहीं आप इसमें सोच रहे हो कि आरबीआई की नोटिफिकेशन में दिया होता, नहीं, वहां सिर्फ सिंपली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है। ये हमने पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पे बनाया, बट पिछले कई सालों का एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे तो यू कैन स्कोर गुड इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन में बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं कर पाओगे, तो ये अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें। परसेंटेज और रेशियो का बेसिक पार्ट बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन वाला। कोई बहुत एसएससी की तरह 50 टाइप के सवाल नहीं आते हैं यहाँ, लेकिन आपको परसेंटेज जल्दी कैलकुलेट करना है। 79.1% ऑफ 40 to 100 आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो, बस इतना पढ़ना है। फिर डीआई पे अच्छी खासी मेहनत करिएगा। और इसके अलावा अगर ये 4-5 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेते हो यहाँ पे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ छोटा सा कंसेप्ट पार्टनरशिप का होता है, वो भी आप साथ के साथ कवर कर ले और इसी सीक्वेंस में कवर करें तो दिस इज गुड फॉर यू, ठीक है। नाउ अब ये मैंने क्यों बोला कि यही आप करें, इसी सीक्वेंस में करें, ये एनालिसिस है पिछले 7 सालों का कि किस टॉपिक से कब कितने सवाल पूछे गए। तो सबसे बड़ा यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज्यादा 30 में से। फिर नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पिछले सालों में देखोगे 3, 4, 5 सवाल हर साल आ रहे हैं, ठीक है। बाकी परसेंटेज, रेशियो और जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो आप पढ़ लें। मैंने प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एलिगेशन जैसे कुछ टॉपिक छोड़ने को बोल दिए क्योंकि बहुत मेहनत करने का फायदा नहीं है। अगर आप ठीक ठाक स्कोर ले आओगे, टॉपर बनने की मत सोचो, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा काउंट होता है पेज 1 का स्कोर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पे बात करूं प्लान की, ठीक है। तो मैं 90 डेज का ऐसा प्रैक्टिकल प्लान दे रहा हूं, कोई हवा में नहीं है दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लान है, आप टू द पॉइंट रहेंगे, इस पे आराम से कर पाएंगे, ठीक है। डुएबल प्लान है। पहला वीक 1 to 7 डेज आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पे काम करना है। सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक परसेंटेज ये। फिर अगले 3 दिन आप नंबर सीरीज पे मेहनत करिएगा, क्योंकि नंबर सीरीज में सारा खेल लॉजिक्स का है और लॉजिक्स आपके बेसिक कैलकुलेशन से अच्छे होंगे। फिर आप 2-3 दिन लगाइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, रूट कैसे निकालते हैं, रूट में रिलेशन कैसे बनता है। फिर 2 दिन आपको स्पेशली बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन पे लगाना है। फिर अगले 4 दिन आप रेशियो और पार्टनरशिप पे मेहनत करिएगा। और फिर ये सारा आपने कर तो लिया, लेकिन आप भूल जाएंगे समय के साथ, तो बीच में 5 से 6 दिन आप ऊपर वाली सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ 26 से 40 बोला डीआई के लिए, और डीआई यहाँ पे आप बेसिक वाला करेंगे। बेसिक का मतलब लेवल हाई होगा, लेकिन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, टेबल ग्राफ, और जैसे एक पाई चार्ट दे दिया, एक टेबल दे दी साथ में,
क्योंकि ये वाला DI इन टॉपिक से बड़े आराम से हो जाएगा, मतलब बेसिक परसेंटेज रेशियो और कैलकुलेशन से। फिर आप 4-5 दिन प्रॉफिट लॉस पे मेहनत करें, प्रॉफिट लॉस में फिर इंटरेस्ट पे मेहनत करें अगले 46 to 50, फिर टाइम एंड वर्क और 56 to 60 टाइम स्पीड डिस्टेंस। और जब आप इन टॉपिक को कवर करें तो यहां पे आप दो चीजें ध्यान रखें, एक तो डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दूसरा इन पे DI प्रैक्टिस करें, और तीसरा इन पे न्यू पैटर्न को मिस मत करें। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 61 से 90 में आपको डेली एक सेक्शनल टेस्ट देना है, ऑल्टरनेट डे पे दीजिएगा, प्रॉपरली एनालिसिस करिएगा। जब आप यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें तो तब टाइम की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, देख के मत करो, टाइम लगा के मत करो। ये सिर्फ आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, आप टाइमिंग के साथ सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दें। ठीक है, तो इस प्लान पे काम करेंगे, यकीनन आप बहुत अच्छा करेंगे। और उसके बाद बारी आती है सोर्सेज। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर बुक बताइए, तो बुक ये दोनों ही है, ये बहुत बेसिक है। इसके बाद ये अरुण शर्मा वाली बुक है, या सर्वेश के वर्मा ले सकते हैं आप, और कोई बड़ी बुक नहीं है मार्केट में RBI को कैटर करती हुई स्पेशल कोई, इन्हीं से करेंगे। लेकिन समस्या थोड़ी सी ये है कि ये जो बदलता हुआ पैटर्न है शायद ये परेशान करे आपको। एक तो बुक्स टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 तो ठीक है, लेवल 3 पे नहीं जाना है। यहाँ अपडेटेड नहीं है, टाइमली न्यू पैटर्न मिसिंग है, ये कुछ खामियां हैं जो बतानी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज का भी पार्ट बन सकते हैं। पहले फ्री कोर्स चेक कर लीजिएगा, उसके बाद पेड कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। देख करके आप अपना एक ऐसा डिसीजन लें जिससे आपको लगे कि हाँ आई एम द सेटिस्फाइड विद दिस, और आप आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग को कैसे कैटर करना है ये आपको बताएंगे मेघना मैम। ठीक है, चलो तो ओवर टू मेघना मैम, आ जाइए मैम। थैंक यू सर। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम अब रीजनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं और उनका टाइमिंग हमारे पास क्या होता है 45 मिनट्स का। अब जब हमारे पास 60 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 60 के 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे मेन आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, कि जो आप सिलेक्ट कर पाओ एग्जाम में और उसको अच्छे से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, सो ये कैसे होगा, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम रीजनिंग को टैकल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टारगेट स्कोर डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब आप देखोगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस और जो आपका कट ऑफ लेवल है, तो वहां पे आपका 15 से एबव कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, इजी आएगा तो आपका कट ऑफ है ऊपर चला जाएगा। तो अराउंड 15 आपका कट ऑफ रहता है। तो आपको कितना टारगेट करना, आपको करना है 30 प्लस टारगेट करना है। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, अटेम्प्ट्स होंगे कि आप 30 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। एंड इफ यू थिंक यू आर अ लिटिल वीक इन रीजनिंग, जो आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो, पजल्स में या किसी कंडीशंस में आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है 20 प्लस टारगेट करके चलिए। ठीक है, 20 प्लस टारगेट करिए। एंड इफ यू थिंक कि आप थोड़ा स्ट्रांग हो तो आप 30 प्लस टारगेट करके चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो कट ऑफ एनालिसिस है वो क्या है। अगर हम 24 की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया, जो आपकी कट ऑफ थी वो आपकी 15 गई थी। ठीक है, एंड अगर 23 की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 9 गई थी। तो मोर देन 15 यहाँ पे कट ऑफ नहीं गई है अभी तक। ओके, सो अगेन आप ध्यान रखो कि कट ऑफ पे आपको, मतलब अगर इजी आया तो कट ऑफ आपका ऊपर ही जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर इजी आएगा तो सबके लिए इजी होगा पेपर और आपके लिए भी इजी होगा। ओके, तो ये आपका कट ऑफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें कौन सी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम रीजनिंग में एक अच्छा अटेम्प्ट लेके आ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से। यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको टॉपिक्स पता चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं यहाँ पे। देन आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इवन इफ इट इज फेज 1 तो आपका जो ईजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है कि कहीं पे भी आपको डायरेक्ट टेस्ट पे जंप नहीं करना है, एमसीक्यूज पे जंप नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए हर एक टॉपिक का बेसिक कवर करना है, लर्न करना है आपको इजी अप्रोच, हाउ यू कैन सॉल्व देम इजीली, क्योंकि आपको टाइम भी ज्यादा लग सकता है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जल्दी से जल्दी आप कितनी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है,
सारे के सारे टॉपिक जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उन्हें कवर नहीं करना है, आपको करना है लिमिटेड टॉपिक्स को कवर। उन लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे और उन्हीं को आप एग्जाम में भी सिलेक्ट करते हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्लान। एक प्रॉपर प्लान क्यों? ताकि आप ट्रैक रख पाओ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसे जा रहा है, कहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हो, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। तो ये सारा तब आप समझ पाओगे जब आप एक डायरेक्शनल वे में अपनी पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 घंटा पढ़ा फिर आपने कोई और टॉपिक उठा लिया, ऐसे करके नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद अ प्रॉपर प्लान, ओके। एंड कीप इन माइंड कि आपका जो स्कोर है, टारगेट स्कोर है, आप उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो। देन यहाँ पे आपका आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने टॉपिक को लर्न कर लिया, आपने बेसिक समझ लिया, नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व देम, बट यहाँ पे आपको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में आपको ये समझ आएगा जब आप टेस्ट दोगे, ठीक है, कि आप एक्चुअली में आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आप समझोगे स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड अपने वीक एरियाज, और यहीं से आप ये भी जान पाओगे कि आपको सिलेक्ट कौन सा क्वेश्चन करना है, बिकॉज सिलेक्ट करोगे तभी आप उन क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में एक अच्छा अटेम्प्ट अपना ले पाओगे रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की, तो कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहता है, ठीक है, रीजनिंग के लिए। अब काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि रीजनिंग का जो सेक्शन है वो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से कवर्ड है पूरा। ऐसा नहीं है, आपके अलग अलग टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। एज यू कैन सी हियर, दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा ये पूरे आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ पे आपका पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी है। इवन इफ इट इज 2 मार्क्स 3 मार्क्स, वो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो सिलॉजिज्म इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट आपका इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आपका इंपॉर्टेंट है, अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डेटा सफिशिएंसी आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सो अगेन आपके अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यू कैन सी कि ये आपका उनका एनालिसिस है, ठीक है। हर साल ये जो टॉपिक्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। सो सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें 2024 में यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस आए थे एंड पजल्स में आपके 15 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स की बात करें तो आपके ऑन एवरेज यहाँ से 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स द 50% ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। बट स्टिल आपको सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को नहीं फोकस करना है, आपको स्टार्टिंग हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से ही करनी है, while preparing and while solving the test also, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एनालिटिकल रीजनिंग से भी काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आपका सिलॉजिज्म है 4 क्वेश्चंस, ठीक है। 2 और 3 का वेटेज ये भी कैरी करता है, अल्फा न्यूमेरिक से 2 का वेटेज रहता है आपका, ठीक है। इनइक्वालिटी से भी आपके 2 क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, ठीक है। एज यू कैन सी इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, डेटा सफिशिएंसी से 3 से 4 क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपका टॉपिक्स का एनालिसिस है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको आपको अच्छे से कवर करना है, ओके। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा प्लान है वो किस तरीके से हम यहाँ पे कवर करेंगे चीज़ों को, तो स्टार्टिंग आप करो मिसलेनियस से ही। तो इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से बेसिक से कवर करो और पूरे 10 डेज लीजिए और इनकी प्रैक्टिस भी साथ में करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अल्फान्यूमेरिक एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो आपका यहाँ पे 5 डेज लग जाएंगे और अच्छे से इन टॉपिक्स को भी आप कवर करो। देन आइए आप मशीन इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट्स आपके ज्यादा हैं तो थोड़ा ज्यादा दिन लग जाएंगे। देन आपका सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा अपने को टाइम दीजिए और बेसिक से ही करना है। इवन इफ वी नो कि हमारे एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको बेसिक ही करना है और बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी आप मॉडरेट लेवल की कंडीशंस को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देन आपका आता है यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी। जब आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लोगे तब आपको डेटा सफिशिएंसी कवर करना है एंड उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट ऐसा है कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो होते हैं वो नेगेटिव अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, तो एक्यूरेसी बड़ा यहाँ पे मैटर करता है हमारा। सो इफ यू आर श्योर, अगर आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया,
तो ही आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकते हो तो आपको ये जो टॉपिक है वो स्किप करना पड़ेगा एंड एग्जाम में भी इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है फिर। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें रहेगी। अब जब हमने सब कुछ पढ़ लिया तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शनल टेस्ट दोगे एंड एनालाइज करोगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे और एनालाइज करोगे अपनी परफॉर्मेंस को, एंड धीरे धीरे फिर आपको इंप्रूव भी करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को देखकर। अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो रॉन्ग नहीं होने चाहिए, उनको आप दोबारा देखिए। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस में आप कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। सो लास्ट में आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्रैक्टिस रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी सारी चीज़ें लर्न करने के बाद। ओके, सो ये सब कुछ था। एंड अगर हम बात करें कि बुक्स से क्या होगा, मतलब कौन सी बुक जो है आपको हेल्प करेगी रीजनिंग के टॉपिक्स के लिए। सो ये आपका एक है RS अग्रवाल की बुक, ये आपका मतलब बेसिक कवर करता है, कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे से मिल जाएंगे। एंड अगर हम कैट लेवल वाली बुक की बात करें तो कुछ टॉपिक आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। बट ये जो सारी बुक्स हैं ये आपका यहाँ पे एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं कैटर करता है। अगर जो हमारे RBI के लेवल है उसको ये बुक्स आपकी कैटर नहीं करेगी, एग्जैक्ट लेवल वाला आपको नहीं मिलेगा। एंड हो सकता है किसी बुक में कोई टॉपिक मिसिंग भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, राइट। आपको कई बार इनको समझने में परेशानी हो सकती है, ठीक है। और आपका जो इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो अपडेटेड नहीं रहता है एग्जाम के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक से हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सही लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड विद न्यू पैटर्न क्वेश्चंस ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये सब हमारा रीजनिंग के लिए था। सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। सो नाउ आई विल इनवाइट विष्णु सर। थैंक यू वेरी मच मैम। तो अभी आपको पता चल चुका है कि क्वांट और रीजनिंग में चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मोस्टली बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा बड़ा पेन पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक होगी तो आपके लिए RBI ग्रेड भी क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर फेज 2 एग्ज़ाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है और पूरा भी आपको जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है वो भी आपको टाइप करना है। तो इंग्लिश का तो अच्छा होना ज़रूरी ही है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमियां हैं तो उन छोटी मोटी चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और यहाँ पे आप थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि जस्ट आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। तो ये कुछ पिछले सालों की कट ऑफ है। नरवीर सर यहाँ पे नहीं है तो मैं उनके बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2024 में ये जो कट ऑफ है ये 7.5 थी और बहुत बच्चों को दिक्कत नहीं आती है इसमें, तो इसलिए ये ज़्यादा भी नहीं है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के नाम पे आपको यहाँ पे तीनों ही कंपोनेंट दिखेंगे। ग्रामर भी आपसे आएगी, वकाब भी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी। तो तीनों चीज़ों में आपका हैंड होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर एक बार कंप्लीटली अच्छे से पढ़े, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद वकाब और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के लिए आपको रीडिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बनाइए चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो सारे के सारे ग्रामर के वो बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन प्रोनाउन आर्टिकल कंजंक्शन प्रीपोजिशन, ठीक है, मोडाल्स टेंसेस, सब कुछ आपको अच्छे से कवर करना है। एडिटोरियल्स जरूर आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइएगा, डेली पढ़िएगा। मैंने फिर से पहले भी कहा था कि रीडिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी अब रटने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे वैसे वाला सीन नहीं होगा। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है कि आप जा करके डेली 10 वर्ड रटोगे तो हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आप रीडिंग स्किल बनाएंगे तो धीरे धीरे वो डेवलप होने लगेगी, लेकिन करना पड़ेगा उस पर काम, थोड़ा हाईलाइट करिएगा चीज़ों को। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट ये रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि क्यूआरई के अंदर, क्वांट के अंदर डेली DI, रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ल और इंग्लिश के अंदर आप कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ये एक रूटीन बना लोगे, ये डेली करना ही करना है, ठीक है भाई। तो इन चीज़ों पे काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मुझे पता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, ये ज़्यादा बड़ा पेन पॉइंट भी नहीं है आप लोगों के लिए, बट आप रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें यहाँ, ठीक है। ये सोर्सेज है, आप बेसिक चीज़ों पे अगर काम करना चाहें, बेसिक बुक्स पे, तो आप इन दोनों बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा रीडिंग के लिए आप डेली न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो अब बारी है कि टाइम डिवीजन कैसे है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस प्लान के तहत 20 से 30 आवर पर वीक देते हैं क्यूआरई को, सिर्फ क्यूआरई को, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को,
तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप सैटरडे संडेज को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, बाकी दिनों में कम टाइम दीजिएगा, बट आप इतना टाइम निकालें क्यूआरई के लिए। ठीक है, चलिए अब एट द एंड आपका जो सबसे बड़ा पहलू है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती है क्वांट रीजनिंग के बाद, वो है जनरल अवेयरनेस। तो ये आपको गुरकीरत सर एंड टू एंड समझाएंगे कि कैसे आपको काम करना है। तो ओवर टू गुरकीरत सर, आ जाइए सर। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको अपना टारगेट्स को डिफाइन करना है। फॉर डिफाइनिंग योर टारगेट्स को द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लुक एट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। सो कट ऑफ इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मैनी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन, बिकॉज अगर आप जीए की प्रिपरेशन कर रहे हो इट्स रेलिवेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। तो कट ऑफ इतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यहाँ पे मार्क्स हमें कितने लेके आने हैं। तो मार्क्स टारगेट करने के लिए आई विल से ऑब्वियसली कट ऑफ यू कैन सी, but the most important is I would say these are the 5 tips which will help you to understand what is your defined target score for the general awareness section. ये 5 चीजें क्या, सबसे पहला चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बिकॉज जनरली वी हैव द माइंडसेट टॉक अबाउट जीए, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल बैंकिंग जीए कि अवार्ड, स्पोर्ट्स, पर्सन, न्यूज, ये पढ़ लो, क्वेश्चंस आते हैं। whether they are coming, whether they are carrying the same weightage which was there 3 to 4 years back, understand it from previous year paper. RBI notifications, are they relevant only for phase 2 या phase 1 के लिए भी पढ़नी है? You will understand it from here. Government schemes, are they coming in the examination or the weightage has somehow deteriorated? Let's talk about reports here. The question from reports, are they increasing? From where the questions are coming? All these things सबसे पहले यहाँ पे लेके आओ. Analyze the previous year paper. Then from this you will be able to understand that you have to prepare in an integrated manner, because when you analyze the paper you are preparing an integrated manner and you are following your proper plan, which means you are covering your current affairs on daily basis and cover the current affairs at least from 1.5 source. 1.5 source means, guys, you pick up any standard source, it could be any newspaper, it could be press information bureau, but complement it with a compilation. So that should be 1.5 strategy that you have to follow here. And last is revision and practice. When you follow all these things, you will be able to define your target score. So target score should not be, obviously there will be some students जो बहुत ही ज्यादा weak है current affairs में, तो भाई उनका simple फंडा है, take a target of 30 to 35 questions. If you are a student who are really good in GA and you want that GA is my cup of cake, so target around 45 to 50 questions there. I will not say target now 70-75 questions because the examination is not on that trend now. 25 minutes are there, तो उसमें इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अब हमने ये चीज देखी। नाउ आई टोल्ड यू सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई टोल्ड यू इंटीग्रेशन मैनर में पढ़ना है, तो इसके लिए आपको इस दोनों सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, दैट इज सिलेबस फॉर फाइनेंस and management, which is given here, and there I would say the general financial the topics of financial market are very important in terms of your current affairs. Similarly, in economic and social issues, obviously all these topics are important in terms of the questions coming in the ESI current affairs. Now based on this analysis, then there is a topic known as general awareness. ठीक है, because ये दो हो गए, तीसरा आता है आपका general awareness, and this is that sort of topics which is not defined in the syllabus. That way, analyzed from the previous year paper, first day news, government initiatives, banking and finance current affairs, your sports news, environment news, awards and milestones, places in news, fairs and festivals, appointments, they are also being asked in examination. तो ये तो हमें examination में पूछा जाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, लेट्स लुक एट द एनालिसिस ऑफ द पेपर। तो दिस इज एन एनालिसिस आई हैव बेस्ड ऑन द 2024 एग्जामिनेशन, फेज 1 एग्जामिनेशन। नाउ इट विल गिव यू अ क्लियर कट पिक्चर कि कहां से क्या आता है। जनरल अवेयरनेस अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, देयर वर अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस दैट यूज्ड टू कम। कितने आए? 16 क्वेश्चन। ESI current affairs, when I talk about ESI current affairs related to syllabus other than schemes and reports, I'm not including schemes and reports, 8 questions. Finance current affairs, 8 questions. Now look at the part. RBI notifications, 19 questions. Reports, 15 questions. Government schemes, 7 questions. There are some random questions, and now you are getting questions from current to static based questions also. So around 4 to 5 questions you are getting from static part of the examination. Now this is the first part of our analysis. अब मुझे पता मुझे पढ़ना क्या है, कितने महीने पढ़ना है। ना लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट 3 months. So out of this 80 questions, around 54 questions are coming from the past
3 months. Now 3 to 5 months. Then you can see the questions beyond 5 months. So obviously this is the trend which we can see here. Now we have to go on a practicality basis here. Practicality, I would say you should always target, desirably I should target 5 months for the preparation of current affairs, from which I would say last 3 months are the most important months. But अब आता है कि सर 5 महीने 3 महीने कैलकुलेट कैसे करें या फिर किस मंथ से स्टार्ट करें. I would say guys, if you have covered your static part of this syllabus, then I would say start from the month of January. If not, then I would say from 15th of Feb, you can start preparing your current affairs. But do not take it to the last mile. बहुत ज्यादा डिले मत करना, नहीं तो इशू आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर. Priority topics here. As I have seen, the RBI notifications are playing a very prominent role. So start first with the RBI notifications, RBI reports, RBI notifications, RBI reports or annual reports. Whatever they are coming, please go with that. इसके लिए कृतिका मैम की सीरीज आती है फाइनेंस 360 की. यू कैन वॉच दैट स्पेसिफिक सीरीज where she is covering the important RBI notifications. So cover them on priority because it is carrying a high weightage. Then second, I have put on schemes here. I have not put on reports, I have put on schemes here. The reason being that because schemes is again a static topic. Obviously you are seeing 7 questions in the phase 1 examination, but somehow स्कीम इज सम दैट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जो कहीं ना कहीं वेटेज बदलता रहता है. कभी हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए, कभी हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए. सो ऑन एन एवरेज स्कीम्स इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक थिंग. सो दैट्स व्हाई आई पुट स्कीम सेकंड. थर्ड शुड बी रिपोर्ट्स एंड फोर्थ इज करंट अफेयर्स हियर. सो दिस शुड बी योर रूटीन हियर. एंड ऑब्वियसली अब आप डेज जो है अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, बिकॉज मैं कोई ऐसा नहीं बनाऊंगा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन. इट विल टेक अ टाइम एट द इनिशियल फेज. आप जस्ट ये सोचो कि मुझे डेली के 2 hours initially देने हैं. First cover this thing, then cover this thing, and then cover reports. And guys, how we are helping you, that you can see from the free course, that a link that is given description below. हमने सबके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, तो वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे, स्कीम्स के भी, रिपोर्ट्स के भी और आपके करंट अफेयर्स के, so that you can have an idea that how we are helping you. Okay, so this should be the strategies, this should be the top priority order. अब इसके आगे बढ़ते हैं कि टाइमिंग टू गिवन. I told you 1.5 to 2 hours give at this point of time. ठीक है जी. उसके अलावा जब नोटिफिकेशन आ जाते हैं, then your current affair will become very important, and at that point of time push yourself for 2.5 to 3 hours. अभी आप QRE पे ध्यान देते हो, फिर इसके बाद आप यहाँ पे आके अपने आप को फोकस कर सकते हो. तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के बाद ज्यादा एम्फेसिस दिया जाना, बट अभी फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. RBI notifications, schemes, ESI and finance current affairs and reports, go with that part. GA वाला पार्ट आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपका हेल्पफुल हो जाएगा. What are the prominent sources that you guys can follow? Obviously these are the prominent sources, like Hindu is here, a normal newspaper, Business Stand for financial current affairs, then Press Information Bureau for ESI current affairs and for government schemes, and for RBI website you can go with the website of RBI for RBI notifications, circulars. This is the thing here. Now the next important thing is guys, मैंने आपको बोला free sources भी available हैं, तो free sources में you can watch these 3 series catering to all the important parts of the thing. For example, for normal current affairs, that is GA, ESI current affairs, you can go with this series of CT 360. For RBI notifications, press release, circulars, you can go with this finance 360 series. And for schemes, you can go with this government scheme series of ours that is available on our YouTube channel. तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, and you can प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको इन सब के बारे में नोटिफाइड किया जा सके. ओके, सो दिस वाज अबाउट अ बेसिक आइडिया दैट हाउ यू कैन स्टार्ट विद द जनरल अवेयरनेस, बिकॉज अभी आप स्टार्ट करोगे एंड जैसे जैसे स्टार्ट करते जाओगे वैसे वैसे आगे और बेटर आप अपने आप को करते जाओगे. ठीक है, so now this is about the session, but before I come to the end of the session, I have a very important thing guys. If you are a student who are just preparing to start your examination preparation, you can take benefits from ours also. So how we are helping you, just go to the website of Erutab, that is erutab.in, click on the courses of RBI grade. Okay, so these are the present courses which we are helping you, because we are providing you test series. If you just want to solve the MCQs, go with the test series here, where you will get sectional test, full and mock test, current affair test, explanations will be given to you. Then guys, we have a silver course. If you're good in QRE but you want to prepare the
finance and management, ESI static, current affairs part, then you can go with this specific course here, where descriptive answer writing यहाँ पे आपको अच्छी तरह से करवा दी जाएगी. अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, you want to start from the basics and you want to work on the concept building, so you can go with these courses. Gold course जहाँ पे आपको live classes, concept notes, summary sheets, mock tests, interview sessions, everything will be provided to you. With respect to the discounts that you are going to get here guys, please just visit to the website. जो भी present available आपको discount होगा वो आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने से भी पहले आप हमारे फ्री कोर्स को यूज कर सकते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर यू हियर, टू गेट अ बेसिक ग्लिम्स ऑफ दैट यू कैन सी फ्रॉम द फ्री कोर्स वी हैव प्रोवाइडेड यू हियर. So this is all about the session guys. I hope आपकी जो इनिशियल पुश है वो आपको मिल गया होगा. अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें डाउट पूछ सकते हैं बाय ड्रॉपिंग अस एन ईमेल ऑन आवर ईमेल आईडी hello@arutab.co.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241. So on that note, I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.